वो काफी घबराहट में हॉस्पिटल रिसेप्शन में बैठा होता है और बस इंतजार कर रहा था उस दिल तोड़ देने वाली खबर का। कुछ देर बाद डॉक्टर उसको कैबिन में बुलाती है और एक गिलास पानी उसको ऑफर करती है। ये देख वो समझ जाता है खबर बेहद बुरी है। आगे वो डॉक्टर से बिल्कुल ही सच कहने को बोलता है, जहाँ डॉक्टर कहती है कि उसके लगभग पूरे शरीर में कैंसर फैल चुका है। रिपोर्ट की इमेजेस ऐसी हैं जैसे छाती के अंदर फंगस ने अपना पूरा घर बना लिया हो। अपने पूरे करियर में उसने ऐसा कैंसर किसी पेशेंट में नहीं देखा और उसके पास मात्र साल भर का ही वक्त है। इतना सुनकर वो सीधे अपने घर आता है, जहाँ वो अपने दोनों बच्चों से मिलता है। वहीं बैठे बैठे वो अपने से ही पूछता है कि क्या उसे ये बात बतानी चाहिए और हमें पहली बार उसका नाम ग्रिफिन मालूम पड़ता है। खैर सभी बातों को छोड़ वो दोनों बच्चों के साथ खेल ही रहा था कि उसकी एक्स वाइफ आ जाती है और वह ग्रिफिन को डांट कर भगा देती है कि उसने आने से पहले कोई मैसेज क्यों नहीं किया। और दुखी मन से वो गाड़ी में ही बैठ खुद के ही आंसुओं को पोंछता है, जहाँ उसे एक आइडिया सूझता है और अगले ही सीन में ग्रिफिन एक लेक्चर अटेंड करता हुआ दिखाई देता है। उस लेक्चर में कैंसर पीड़ितों के जीने के सही तरीके बताए जा रहे थे। उसी वक्त एक स्टूडेंट हड़बड़ी में क्लास के अंदर आता है और एक सुंदर लेडी के बिल्कुल बाजू में बैठ क्लास अटेंड करने लगता है और इस बात को ग्रिफिन देख लेता है, इसलिए वो उस लड़के से सीट एक्सचेंज करने की रिक्वेस्ट करता है। उसकी रिक्वेस्ट वो लड़का मान भी जाता है। जहाँ अब लेडी के साथ ग्रिफिन होता है, वो लेडी देखने में बेहद ही सुंदर, आंखें समुद्र जैसी नीली और मोती जैसी स्माइल। ग्रिफिन उस लेडी से बातें शुरू करता है, जिस पर वो उसके सवालों का काफी समझदारी में जवाब देती है। दोनों क्लास के लेक्चर से ज्यादा आपस में ही हंसी मजाक करते हैं, जिसके चलते लेक्चरर उन्हें क्लास से बाहर कर देता है। अब दोनों साथ में कैंपस में घूमते नजर आते हैं, जहां लेडी अपना नाम फ्यूनिक्स बताती है, जो कि यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट डीन की जॉब पर है। जिस पर ग्रिफिन अपने बारे में झूठ बताता है कि वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है और वो कैंसर के लेक्चर इसलिए लेता है ताकि वो अपने कस्टमर का दुख समझ सके और जितना मुमकिन हो सके उन्हें जीने का सही तरीका बताए। बेसिकली ग्रिफिन अपने कैंसर का सच फ्यूनिक्स से शेयर नहीं करना चाहता था। कुछ देर और बात करने से हमें ये मालूम चल जाता है कि फ्यूनिक्स भी अपने असिस्टेंट डीन की जॉब के बारे में झूठ कह रही थी। वो दोनों बेहद ही हंसते हैं और कॉलेज कैंपस खत्म हो जाता है, जिस पर फ्यूनिक्स उसे गुड बाय कहती है, मगर ग्रिफिन उसे बातें करते रहना चाहता था। ग्रिफिन उसे ये भी कहता है कि उन दोनों के बीच कुछ तो पॉजिटिव एनर्जी है, इसलिए वो फ्यूनिक्स के साथ वेडनेसडे डेट पर चलने का ऑफर देता है। उसे रेस्टोरेंट का नाम भले ही याद नहीं था, मगर फ्यूनिक्स को ग्रिफिन एक हिंट देता है कि रेस्टोरेंट की दीवार पूरी तरह पीले रंग से ढकी है ताकि उसे जगह ढूंढने में ज्यादा दिक्कत ना हो, जिस पर वो बेहद खुश होगा अगर वो आएगी। मगर ग्रिफिन फ्यूनिक्स पर जरा भी जोर नहीं डालता, वो एक स्माइल देकर चला जाता है। ग्रिफिन की ईमानदारी देख फ्यूनिक्स इंप्रेस होने से ज्यादा शॉक हो जाती है। इसी के साथ सीन कट होता है और वेडनेसडे नाइट आती है, जहां हम ग्रिफिन को फ्यूनिक्स का इंतजार करता देखते हैं, मगर उसे ये मालूम नहीं होता कि फ्यूनिक्स पहले से ही रेस्टोरेंट में मौजूद है और लगातार ग्रिफिन पर ही नजरें बनाए बैठी है। और इतने में ही ग्रिफिन पलटता है और दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं, जिस पर फ्यूनिक्स खुद को ऐसे दर्शाती है कि उसने ग्रिफिन को अभी अभी नोटिस किया। वहीं दूर से जेंटलमैन फ्यूनिक्स को टेबल में आने के लिए कहता है, जहां वो स्माइल करते हुए वहां पहुंचती है। इस वक्त फ्यूनिक्स थोड़ी घबराती है और हड़बड़ी में तुरंत एक ड्रिंक ले लेती है। ग्रिफिन आगे उससे पूछता है कि इसके बाद वो क्या करेंगे, मगर फ्यूनिक्स उसकी बातों को काटते हुए कहती है कि वो देखना चाहती है कि पहले डेट में लोग क्या करते हैं, जिस पर ग्रिफिन फ्यूनिक्स को मूवी थिएटर ले जाता है। उन दोनों ने ही कभी बिना टिकट के मूवी नहीं देखी थी, इसलिए दोनों उस एहसास को जीना चाहते थे। वो टिकट नहीं खरीदते और चोरी छिपे थिएटर के अंदर आ जाते हैं, लेकिन सीट में बैठने के बाद उन्हें मालूम चलता है कि वो किसी गलत हॉल में आ गए। मगर फ्यूनिक्स मजाक में कहती है कि उसे फॉरेन मूवीज देखनी अच्छी लगती है जिसमें बोल्ड सीन्स होते हैं। अभी कुछ ही देर हुई थी कि थिएटर का एक एम्प्लॉय उन दोनों को अपने साथ चलने को कहता है। उनके बिन टिकट थिएटर में घुसने के कारण दोनों ही एम्प्लॉय की बात मान उसके साथ बाहर जाने लगते हैं, मगर जैसे ही एम्प्लॉय वापस पलटता है, दोनों पीछे के गेट से बाहर की तरफ भागते हैं और पूरा कंफर्म होने के बाद ही कि एम्प्लॉय उनका पीछा नहीं कर रहा, तब कहीं जाके वो रुकते हैं। वो बच्चों की तरह हंसते हैं जिन्होंने कोई नासमझ शैतानी को अंजाम दिया हो, और अपनी इस डेट को और ज्यादा यादगार बनाने के लिए दोनों लेट नाइट पूरे शहर में वॉक करते हैं और एक बेंच में बैठ वो पूरी रात सिर्फ बातें करते हैं। और देखते ही देख सुबह उनकी नजरों के सामने होती है। फ्यूनिक्स ग्रिफिन से कहती है कि पिछली रात बेहद बड़ी होने के कारण काफी छोटी थी और ग्रिफिन के वजह से ही वो काफी समय बाद दिल खोलकर हंसी है, जिस पर ग्रिफिन अपनी थोड़ी और बड़ाई खुद से ही करता है। आगे हम फ्यूनिक्स के मन के अंदर की बात सुनते हैं, जहाँ उसे डर था कि उसे ग्रिफिन से प्यार ना हो जाए, इसलिए वो खुद से ही प्रॉमिस करती है कि वो दोबारा ग्रिफिन से नहीं मिलेगी। फ्यूनिक्स की ये सोच देखकर हमें मालूम चलता है कि उसके कंधों पर भी कोई बोझ है, जो मूवी में हमें आगे मालूम चलेगा। वो ग्रिफिन से कहती है कि उसे कई बार ऐसे ख्याल आते हैं कि दिन कभी शुरू ही ना हो, जिस पर ग्रिफिन एक चौंका देने वाली बात फ्यूनिक्स से कहता है कि क्या तुम्हें पता है हम सूरज को पीठ दिखाकर क्यों बैठे हैं। और आगे ग्रिफिन कहता है कि वह नहीं चाहता कि वो अपनी आंखों से एक दिन और बीतता देखे। उस समय तो फ्यूनिक्स ग्रिफिन की कही बात को समझ नहीं पाती और उसको कॉफी
मंगवाने के लिए शुक्रिया कहकर चली जाती है। जहाँ से फ्यूनिक्स सीधे अपने ऑफिस पहुँचती है। वहाँ उसका इंतजार उसकी असिस्टेंट पैरी कर रही थी। वो फ्यूनिक्स की आंखें देखकर समझ चुकी थी कि बीती रात फ्यूनिक्स सोई नहीं है, इसलिए पैरी एक कप कॉफी के लिए पूछती है, जिस पर फ्यूनिक्स मना कर देती है कि उसने जॉब पर आने से पहले कॉफी पी थी। जहाँ ग्रिफिन वो सभी चीजें करना चाहता था जो कि उसका सपना था। वो अपनी मसल कार को ठीक करवाता है जो कि सालों से उसके गैराज में धूल खा रही थी। वहीं फ्यूनिक्स रेगुलर क्लासेस ले रही होती है, मगर वो ग्रिफिन से वहाँ नहीं मिल पाती और ग्रिफिन तो हॉस्पिटल में अपनी रिपोर्ट्स देख रहा होता है, जहाँ डॉक्टर उसे हॉस्पिटल में ही शिफ्ट होने को कहते हैं। लेकिन ग्रिफिन भला क्यों हॉस्पिटल में अपना कीमती समय बर्बाद करे, वो भी उस बीमारी के लिए जिसका कोई इलाज ना हो। इसलिए डॉक्टर भी ज्यादा जिद ना कर उसे अपना बचा समय जी भर कर जीने के लिए कहते हैं। आगे हम फ्यूनिक्स को दिन प्रतिदिन उदास होता हुआ देखते हैं। उसे इन बीते दिनों ग्रिफिन की ही याद आती है। वो ग्रिफिन के बारे में सोच ही रही थी कि इतने में फ्यूनिक्स को ग्रिफिन अपने सामने खड़ा दिखता है। वो उसे मिलने आया होता है। मन ही मन फ्यूनिक्स काफी खुश हो जाती है, मगर वो उसे अपनी खुशी झलकने नहीं देती और एकदम शांत रहती है। फिर लंच टाइम में दोनों छुट्टी लेकर ऑफिस से निकल जाते हैं। घर पहुंचकर दोनों कैंडल लाइट डिनर करते हैं और देर रात तक प्यारी बातों में खो से जाते हैं। ग्रिफिन फ्यूनिक्स को बस देखता ही रहता है, जहां फ्यूनिक्स उसे गुड बाय कर घर जाने लगती है, मगर ग्रिफिन उसे किस कर अपार्टमेंट में चले जाता है। फ्यूनिक्स बिल्कुल ही चौंक जाती है कि अभी 2 मिनट पहले ये क्या हुआ और अपने इंस्टिंक्ट में आते ही वो सड़क में चलने लगती है। मगर जैसे ही फ्यूनिक्स रेड लाइट में पहुंचती है, उसे एक अंदर से आवाज आती है कि ग्रिफिन उसी के लिए बना है। इसलिए फ्यूनिक्स एक बार फिर ग्रिफिन के अपार्टमेंट में पहुंचती है उसे सब सच बताने, मगर तब तक ग्रिफिन वहां से निकल गया था। वो अपनी कार में बैठ रात के अंधेरे में सुनसान बस चला ही जा रहा था और सुबह होते ही हम ग्रिफिन को अपने बच्चों के साथ फिशिंग करता देखते हैं। हालांकि वो अपने बच्चों को सभी चीजें सिखाना चाहता है ताकि उसके जाने के बाद उन्हें कोई दिक्कत ना आए, मगर दोनों ही बच्चे फिशिंग में काफी बोर होते नजर आते हैं। इसलिए ग्रिफिन अपने बड़े लड़के को कार की चाबी पकड़ा देता है, जो कि अभी ड्राइविंग एज का भी नहीं हुआ था। इसके बावजूद वो कार को बिल्कुल ही परफेक्ट चलाता है। उसकी ड्राइविंग देख ग्रिफिन काफी इंप्रेस होता है कि उसने इतनी अच्छी ड्राइविंग कहां से सीखी, जिस पर उसका बेटा यही सेम कार डैड से मांगता है। ग्रिफिन उसे वादा करता है कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो उसे बिल्कुल सेम कार खरीद कर देंगे। अपने बेटों के साथ संडे मनाकर ग्रिफिन जब अपने अपार्टमेंट पहुंचता है तो उसे वहां जमीन पर चिट्ठी गिरी मिलती है। उसे खोलकर ग्रिफिन को उसमें फ्यूनिक्स का नाम लिखा मिलता है। यहाँ से इनकी लव स्टोरी शुरू होती है। फ्यूनिक्स ग्रिफिन से मिलने अक्सर अपार्टमेंट में आने लगती है, मगर उसे हमेशा ऐसा लगता था कि कुछ तो है जो ग्रिफिन को डरा रहा है, जिससे ग्रिफिन अक्सर चिंता में रहता है। जिस पर फ्यूनिक्स ग्रिफिन से इस बारे में पूछती है कि क्या वो उसकी कोई मदद कर सकती है। जहाँ ग्रिफिन अपना दर्द बताना तो चाहता था, मगर वो हिम्मत नहीं जुटा पाता और कैंसर के बारे में नहीं बताता, और फ्यूनिक्स भी उस पर ज्यादा जोर नहीं डालती। ऐसे ही समय बीतता है और दोनों का ही रिश्ता और ज्यादा मजबूत हो जाता है। दोनों एक कपल की तरह अपना जीवन बिताते हैं, एक दूसरे के छोटे बड़े काम में मदद कर कर। यहाँ ग्रिफिन फ्यूनिक्स को गुमराह करना नहीं चाहता था, इसलिए एक दिन उसके अपार्टमेंट में वो फ्यूनिक्स को बताता है कि उसके 2 बच्चे भी हैं जो कि वेस्टचेस्टर में रहते हैं। फ्यूनिक्स ग्रिफिन को थैंक्स कहती है कि उसने अपनी पर्सनल बातें शेयर करने के काबिल समझा। आगे पूरी दोपहर दोनों ग्रिफिन के दोनों बच्चों के बारे में बातें करते हैं। साथ में फ्यूनिक्स ग्रिफिन से कुछ पागलपन करने को कहती है। उसका जवाब देते हुए ग्रिफिन कहता है उसे चलती ट्रेन में चढ़ना है। ये इच्छा तो काफी खतरनाक थी, मगर अगले ही पल दोनों रेलवे पटरी पर थे, जहाँ ट्रेन समय से पहले वहाँ मौजूद थी। दोनों एक झाड़ी के पीछे छिपते हैं ताकि लोको पायलट उन्हें चढ़ता देख न सके। ग्रिफिन ट्रेन को धीरे होने देता है और सही समय आने पर चढ़ भी जाता है। अपने इस पागलपन को अंजाम देकर दोनों घर लौटते हैं, जहाँ ग्रिफिन शावर में नहा रहा था। वहीं फ्यूनिक्स किताबों को समेटती नजर आती है और शॉकिंगली उन किताबों में फ्यूनिक्स को डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स और कैंसर के टेस्ट की फाइल्स भी मिलती हैं। वो ये सह नहीं पाती। अभी ग्रिफिन शावर में ही था कि वो डॉक्यूमेंट समेत उससे लड़ने लगती है कि ये सब पेपर्स क्या हैं, और गुस्से में ही अपार्टमेंट से निकल जाती है। ग्रिफिन फ्यूनिक्स को रोकने की पूरी कोशिश करता है, जिस कारण दोनों सड़क पर गिर जाते हैं। ग्रिफिन फ्यूनिक्स को शांत कर ही रहा था कि राह चलते लोग उसे गलत समझ बैठते हैं और घसीट कर मारने लगते हैं। ग्रिफिन को इतनी बुरी तरह पिटता देख फ्यूनिक्स उन लोगों को रोकती है, जहाँ वो ग्रिफिन से कहती है कि क्यों वो उसके साथ मजाक कर रहा है। यहाँ फ्यूनिक्स रिवील करती है कि उसे ओवेरियन कैंसर है जो उसके पूरे शरीर में फैल चुका है, और यहाँ हम व्यूवर्स को मालूम चलता है कि इसी कारण फ्यूनिक्स ग्रिफिन से प्यार नहीं करना चाहती थी। वो उससे कहती है कि क्या कारण है कि वो उसके इतने क्लोज आ गया, जिस पर ग्रिफिन अपना सर झुकाकर उसे जवाब देता है कि उसके चेस्ट में कैंसर फैल चुका है। वो सारी किताबें और लेक्चर उसके कैंसर से सामना करने के लिए ही हैं। दोनों कपल लाचार थे और एक दूसरे की आंखों में देखते हैं कि वो जल्दी दुनिया से जाने वाले हैं, मगर दोनों कसम खाते हैं वो हर एक पल साथ जिएंगे। आगे हम दोनों को अक्सर साथ में अपना रेगुलर चेकअप करवाते देखते हैं, जहाँ ग्रिफिन सारा को चॉकलेट देता है और क्रिसमस की बातें छिड़ जाती
जाती हैं। दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि उनके बिल्कुल साइड में एक ओल्ड लेडी बैठ जाती है जो कि अपने डाइंग हस्बैंड की रिपोर्ट्स लेने आई थी। वो अपना दर्द उन दोनों को बताती है कि उसका हस्बैंड हॉस्पिटल से जिंदा वापस नहीं आ पाएगा और खुद लेडी अपने हस्बैंड के साथ बिताए उन अच्छे पलों को उनसे शेयर करती है, जैसे वो अपनी जवानी में कितनी मस्ती करते थे, पैसिफिक ओशन में बिन कपड़ों के नहाते थे। वो एहसास कभी नहीं भूल पाएगी। जहाँ जाने से पहले लेडी ग्रिफिन और फ्यूनिक्स से कहती है कि क्या उनकी कोई संतान है, जिस पर ग्रिफिन अपनी चुप्पी बनाए रखता है। वहीं फ्यूनिक्स नाक का इशारा करती है। क्योंकि दोनों ही यंग दिखते हैं इसलिए ओल्ड लेडी उन्हें खुलकर जीवन बिताने की सलाह देती है, मगर उस लेडी को कहाँ पता था उन दोनों के पास समय ना के बराबर है। और फ्यूनिक्स की आंखों में तो नमी आ जाती है जब वो ओल्ड लेडी अपने हस्बैंड के बेड के पास बैठ जाती है। यह देख ग्रिफिन फ्यूनिक्स के हाथों को पकड़ते हुए कहता है चलो कहीं दूर चले। पहले तो फ्यूनिक्स स्माइल देते हुए कहती है नौकरी में टाइम कहाँ, लेकिन वो नौकरी छोड़ देगी और फिर दोनों हर वो चीज कर सकते हैं जो करना चाहें। और अगले ही पल फ्यूनिक्स ग्रिफिन के साथ पानी की टंकी पर चढ़ी होती है, जहाँ दोनों टंकी पर कलाकारी करते हुए दिखते हैं, जैसे वो इस दुनिया में अपनी प्रेजेंस बताना चाहते थे कि दो आशिक भी थे इस जहां में। और दोनों एक लंबी चौड़ी किस करते हैं, मगर काम पूरा होने से पहले उन्हें जालिम पुलिस डिस्टर्ब कर देती है और टंकी से नीचे उतरने को कहती है, जिस पर दोनों की मांग होती है हमारी शादी कराओ वरना हम कूद जाएंगे। जस्ट चिलिंग, मजाक कर रहा था। नीचे उतर जाने पर ऑफिसर्स उनसे पूछते हैं कि इतनी रात गए वो ऊपर क्या कर रहे थे, जिस पर दोनों झूठ कहते हैं कि हमने किसी शख्स को ऊपर चढ़ा देखा इसलिए हम उसके पास पहुंचे। तो पुलिस को उनकी बात मानकर टंकी पर चढ़ना पड़ता है, मगर उनके चढ़ते ही दोनों भाग लेते हैं। पुलिस भी सोच रही होगी किन बेवड़ों से पाला पड़ा। जहां दोनों दौड़ते हुए क्लॉक टावर पर चढ़ जाते हैं, फिर वे बेसब्री के साथ अपना अधूरा काम पूरा करते हैं। सीन कट होता है। अगले दिन दोनों एक छोटी वॉक पर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें एक माँ अपने बेटे को डांटते हुए दिखती है। शायद उस बच्चे ने कोई गलती करी होगी, मगर फ्यूनिक्स को पता नहीं क्या होता है और उन माँ बेटे के बीच वो घुस जाती है। फ्यूनिक्स उस लेडी से कहती है बच्चों को डांटना पाप है, मगर मित्सी मॉम फाइटिंग मोड में आ जाती है और फ्यूनिक्स को अल्ट्रा जवाब देती है कि ये मेरा शिनचैन है, मैं इसके सर में 2 अंडे निकालू या 3, तू होती कौन है। जहाँ पहली बार हम फ्यूनिक्स का चंडाल रूप देखते हैं, मानो वो माँ बहन की छड़ियाँ लगा देती है, जिस पर ग्रिफिन को बीच में उतरना पड़ता है। वो फ्यूनिक्स को साइड में ले जाता है और कहता है बेबी काम डाउन काम डाउन। वो बस अपने बच्चे को डांट रही थी। ग्रिफिन की बातें सुन फ्यूनिक्स रोने लगती है, जिस पर वो उसकी चुम्मी लेकर उसका दर्द मिटाता है और दर्द मिटाने के बाद दोनों वापस घर की ओर बढ़ते हैं। आधी रात में हम फ्यूनिक्स को शरीर के दर्द में उठते हुए देखते हैं, मगर वो ग्रिफिन को नहीं बताती कि उसे दर्द है। फ्यूनिक्स सीधे बाथरूम में जाती है और जल्द से जल्द गोली लेती है, मगर दवाई लेते ही जमीन पर गिर जाती है। अब फ्यूनिक्स को मालूम चल गया होता है कि उसकी बॉडी बता रही है कि उसके पास क्रिसमस तक का टाइम भी नहीं बचा। अगले ही दिन वो ग्रिफिन को क्रिसमस का तोहफा देती है ताकि वो अपने बच्चों को दे सके। ये देख ग्रिफिन फ्यूनिक्स से वादा करता है कि तुम क्रिसमस मनाओगी, जरूर मनाओगी। जहाँ दोनों अपनी शाम किस पर खत्म करते हैं और रात की शुरुआत बेड पर पप्पियों दे झप्पियों के साथ होती है। और सुबह होते ही ग्रिफिन निकल जाता है फ्यूनिक्स के लिए तोहफा लेने। जब वो गोरिल्ला की पोशाक पहनकर घर वापस लौटता है, उसके मन में फ्यूनिक्स को डराना था, मगर उल्टा खुद चौंक जाता है जब उसे खुद मालूम चलता है कि फ्यूनिक्स को ज्यादा पेन होने के कारण वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई है। जिस पर तुरंत ग्रिफिन हॉस्पिटल जाता है, मगर उसकी हिम्मत नहीं होती फ्यूनिक्स से मिलने की, इसलिए वो बिना मिले बाहर निकल जाता है और अंधाधुंध अपनी ही गाड़ी को तोड़ने लगता है। वो अपनी सारी भड़ास गाड़ी पर निकालता है, जिस पर पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और कुछ समय बाद ग्रिफिन की एक्स वाइफ का हस्बैंड उसकी बेल करवाता है। मगर इस बार ग्रिफिन फ्यूनिक्स से हॉस्पिटल में मिलने आता है। वो किसी सिग्मा मेल की तरह अपना दुख छिपाकर हंसते हुए मिलता है और कहता है कि क्या मैं इतना बुरा हूँ, जिस पर फ्यूनिक्स ग्रिफिन को अपने साथ लेटाती है। वो कहता है तुम्हारे जाने के बाद दिन बिताना सचमुच काफी मुश्किल पड़ जाएगा, मगर वेट, उससे पहले तुम्हें कुछ दिखाना है। और नेक्स्ट सीन में हम दोनों को शहर से दूर जंगल में देखते हैं, जहाँ वो फ्यूनिक्स को नदी किनारे एक चट्टान में ले जाता है और गोदी में उठाकर सुनहरा सनसेट दिखाता है, जहाँ उसके सामने बड़ा क्रिसमस ट्री मौजूद था, साथ में ढेरों प्रेजेंट मौजूद थे। हालांकि फ्यूनिक्स के पास क्रिसमस तक का वक्त नहीं था, मगर ग्रिफिन आने वाले कुछ महीने हर दिन क्रिसमस की तरह मनाने का वादा करता है। जहाँ फ्यूनिक्स खुशी में रोती है, दोनों एक दूसरे के पास आकर हाथ पकड़ते हैं, आखिर कुछ हो जाए वो अलग नहीं होंगे। और मूवी के आखिरी सीन में हम उस पानी की टंकी को देखते हैं, जहाँ पेंटर्स अपनी इंसानियत दिखाते हुए ग्रिफिन लव्स फ्यूनिक्स को छोड़कर सब कुछ पेंट कर देते हैं और इन दोनों का प्यार इन्हीं की तरह अमर हो जाता है। इसी के साथ 2006 में आई रोमांस ड्रामा मूवी ग्रिफिन एंड फ्यूनिक्स खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।